क्लास में हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का 6 केस को पढ़ लिया था। आज वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पणों के उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं। एक एक करके लिखिए, हेडिंग है आपका अवतल दर्पणों के उपयोग में। पहला नंबर करके लिखिए, पॉइंट पॉइंट करके लिखिए, बोल रहा हूँ मैं। पहला लिखिए अवतल दर्पण के उपयोग में, पहला नंबर करके लिखिए अवतल दर्पणों का उपयोग। साथ ही देखो अवतल दर्पणों का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी जो बनाते हैं, दाढ़ी, हाँ भाई, दाढ़ी बनाओगे ना तो धीरे धीरे बनाने लायक हो ही रहो। अवतल दर्पणों का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। लड़कियां बहुत खुश हो। दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। समझ में आई बात? ये हो गया आपका पहला। अब हो गया सबका। पॉइंट नंबर 2 करके लिखिए, पॉइंट नंबर 2 अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पणों का उपयोग डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, दांत, नाक, क्या लिखी हो? डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, दांत आदि का निरीक्षण करने में किया जाता है। आदि का निरीक्षण करने में किया जाता है। अगला लिखिए अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, रेल, मोटर कारों, रेल, स्टीमर तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नहीं लिख पा रहे हो क्या? प्रयोग किया जाता है। कितने पॉइंट हुए? एक और लिखिए, चौथा। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा के रूप में किया जाता है। क्या करो भाई, चेक करेंगे सभी का भी, हम सबका चेक होगा, इसलिए सभी लोग लिखेंगे। अब हमारी बात सुनिए, 4 जो लिखे हो ना उनको समझो। देखो आपने चारों जो लिखा उसमें मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। एक आपने लिखा है क्या, डॉक्टर वाला, समझो ध्यान से। डॉक्टर क्या करता है, गले का, दांत का, अगर मान लो किसी के दांत में कैविटी हो जिसको बोलते हैं खुररा, बतवा सड़ जाता है, तो उसको क्या करता है। अब सोचो कि जहाँ पे आसानी से देख पाना मुश्किल है, अगर दांत में अंदर दांत सड़ा हुआ है वहाँ पे देखना तो मुश्किल है, तो क्या करेगा,
दांत को सिर्फ ऐसा मतलब मुंह को खोल करके दांत के अंदर वाले भाग से पहले क्या करेगा, अवतल दर्पण लगा देगा, तो उसको क्या करेगा, बड़ा कर देगा, समझ रहे हो, दिखाएगा, जिसकी वजह से अंदर वाला चीज़ क्या होगा, आसानी से दिख जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो उसी को यूज करता है डॉक्टर आँख, कान, गला। अब जैसे कान में कोई चीज़ है, कोई दिक्कत है, तो कान में अंदर तक सब कुछ देख पाना मुश्किल है, लेकिन उसको क्या करेगा, जब लगाएगा तो उसको बड़ा करके दिखाएगा। समझ रही बात की नहीं? जिसकी वजह से डॉक्टर क्या करता है, आँख, कान, गला, दांत, इन सभी चीज़ों का क्या करता है, जब भी निरीक्षण करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो उसके लिए क्या यूज करता है, अवतल दर्पण यूज करता है। दाढ़ी बनाते जब है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? इसके अलावा जो आपका सर्च लाइट्स होती हैं, जो स्टीमर हो गया और जो आपका रेलवे हो गया, इसमें क्या करता है, उसकी लाइट को भी जब जो लाइट होता है चलता है, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। समझ में आई बात की नहीं? इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, अवतल दर्पण को यूज करते हैं। इनके प्रयोग आपसे कभी कभी क्या करता है, आपसे पूछ देता है कि अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं, या अवतल दर्पण से रिलेटेड सवाल देगा, बदलाव पूछ देगा कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। ठीक है, याद रखिए, कम से कम अगर आपको लिखना तो 3 से कम नहीं लिखेंगे, 3 से ज़्यादा ही लिखोगे। ठीक है, इसके उपयोग ये आपका हो गया अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। ये आपका टॉपिक कंप्लीट। देखो, हमने आपको बताया था अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का नियम हम आपको बता रहे हैं। इसका पढ़ाने के बाद फिर आपको पढ़ाएंगे क्या, उत्तल दर्पण का। और उस समय ये भी बताया गया था कि अवतल दर्पण में 6 केस है, जिसको अभी आप पढ़े हो। अब आपका जो उत्तल दर्पण, उसमें 2 ही केस पढ़ना रहेगा। 2 ही केस क्या है, एक बार अनंत पे, एक बार अनंत पे नहीं रखेंगे। मतलब क्या, 2 केस बस आपको पढ़ना है। 2 केस का मतलब जैसे वस्तु को रखने का 2 बस केस पढ़ेंगे। अब इसमें तो 6 पढ़े थे, अनंत, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पे और फोकस और पोल के बीच में से पढ़े थे ना। अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है केवल 2। कौन कौन से, चलिए उसको पहले लिखते हैं। तो हेडिंग करेंगे। अब ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए इसको समझते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, प्रतिबिंब का बनना 6 केस हो गया, इधर 2 केस चल रहा है। एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना, तो फिर समस्या हो जाएगी। देखिए, इसमें 2 केसेस हैं, इधर ध्यान दीजिए। अभी इंग्लिश बोलना होगा तो बोलो, मतलब जैसे उसमें देखो ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कॉन्केव कन्वेक्स, तो यहाँ पे रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर। मतलब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा, कन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है, अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर में एक बार आप वस्तु को अनंत पे रखोगे। अनंत क्या होता है, जब आप मुख्य अक्ष को छोड़ दिए, जब आप मुख्य अक्ष से हट गए तो आप अनंत पे चले गए। कल मैंने इसको डिटेल में प्लेन वॉल्यूम का एग्जांपल लेके बताया था, प्लेन वाला। और जब मुख्य अक्ष पे हो तो आप क्या है, आप अनंत पे नहीं हो। एक होता अनंत दूरी, एक होता है जो आप जिस दूरी को आप माप सकते हो। पहला हम लोग पढ़ेंगे जब कोई वस्तु अनंत पे होगी, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और दूसरा का पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पे ना हो। तो देखो, आप पढ़े हो कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है कुछ इस तरह का होता है, इधर पॉलिश होता है, मुझे नहीं ना भाई, पीछे बहुत बोलना नहीं भाई, बुरे नहीं हो तो बताओ। इसका पी यहाँ पे है, तो एफ और सी किधर, अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, वस्तु जो है अनंत पे, मतलब फर्स्ट के समय पढ़ रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। भाई अनंत के लिए क्या होगी, वस्तु कहीं इधर होगी, मुख्य अक्ष को छोड़ दिया, मुख्य अक्ष से हट करके रहेगी वस्तु, तो वस्तु को हम कहाँ ले रहे हैं, अनंत के लिए। तो बताओ, आपको ये पढ़ाया गया था ना कि जब भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बनाने जाते हैं तो किरण आरेख को कितने किरण लेते हैं, 2, और 2 आपको पढ़ाया गया। अच्छा, इससे पहले आपको ये पढ़ाया गया ना 4 नियम कनकेव और कन्वेक्स के लिए। कनकेव वाले में आप देखे होंगे, अवतल वाले में तो उसमें सामने से बनता था और उसमें डॉटेड लाइन पीछे जाता था। समझ में आ रही बात नहीं, चारों दोनों का
ये से लाइन खींच के दोनों दिखाए थे ना, तो वही वाला नियम अब यूज करेंगे। अगर हम दो कोई भी किरण आलेख नहीं है, जैसे मान लो अगर यहाँ से किरण आलेख जा रही है तो लड़ कर कैसे जाएगी, बात समझिए। अगर यहाँ से एक वस्तु से क्या जाएगी किरण आलेख, कैसे जाएगी इधर, लेकिन हम लोग क्या इमेजिनेट करते थे कि जाती तो ये फोकस से जाती। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भाई इसको तैयार कर लेना फिर से जाके। यहाँ जाके तो ऐसे जाना चाहिए, ये क्या होगी यहाँ। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कहाँ पे जाकर लड़ रही हैं, फोकस पे। और ये आपको पढ़ाया गया था प्रतिबिंब वही बनता है जहाँ पे परावर्तन के पश्चात वाली लाइन जहाँ एक दूसरे को काटती है, वही क्या होता है प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर हम बात करें तो ये कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है इसके। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु कहाँ रखी गई हो, अनंत पे, इसके लिए उत्तल दर्पण, अरे अभी उतले में हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कोई कि चलो भाई अगर फोकस से बनता तो कैसा बनता, तो आप क्या बताओगे, चलो तो देखो इसके लिए बोलोगे जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के लिए कहाँ रखी गई हो, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अत्यंत छोटा, देखो पॉइंट जैसा शेप ले लिया कि नहीं, बहुत छोटा बनेगा और चला गया कहाँ, पॉलिश के पीछे, तो आभासी या फिर वास्तविक, आभासी होगा। अब बहुत छोटा बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है, तो इसको हमें अगर परिभाषित करना हो या बोलना पड़ा सीधा, तो भी सीधा ही भाई इसके ऊपर बन रहा है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखा गया हो, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, अत्यंत छोटा बनता है और सीधा बनता है। एकदम पॉइंट जैसा बनेगा, जहाँ मिलेगा ना वहीं एकदम फोकस के वही पॉइंट में मिलेगा। अब थोड़ा भी बड़ा छोटा रहता तो कहते छोटा, अत्यंत छोटा एकदम पॉइंट के शेप का है। क्या ये बात समझ में आ रही है, फिर से सुनो। जब कोई वस्तु अनंत पर उत्तल दर्पण के सामने, अनंत पर उत्तल दर्पण के सामने रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर आभासी, सीधा एवं अत्यंत छोटा बनता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो बहुत छोटा बोल सकते हैं, अत्यंत छोटा बोले चाहे बहुत छोटा बोले, एक ही बात, दोनों का मतलब देखिए। ये क्या, ये बात समझ में आई आपको? बोलो पीछे वालों, ये समझ में आया कि नहीं? ये परिभाषा इस तरह से है। सीधा का बताया था, जब इधर है वस्तु इधर ही इसके ऊपर, जब मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे आ गया तो उल्टा। अब वो पॉइंट होता है, ये क्या हो गया आपका, अत्यंत छोटा होगा। एक केस है। दूसरा का केस क्या है, इसका अब अनंत पे लेकर के कहीं इस तरह रखेंगे, सर कहाँ रखेंगे, इस पर कहीं रख दो तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला था कब, जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पे होगी। ये जान लीजिए कि जितनी चीज़ें लिखवा रहे हैं आप पर डे उसको याद करके लिखते रहे, फिर जब चेक करेंगे तो हमको चाहिए सब, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई एक ही बार लेके बैठे हो, हमें पता है इसमें से खूंखार खिलाड़ी होंगे जो वहीं तक छुपे नहीं किए होंगे। सही बात है ना हर्ष यादव? एक्सप्रेशन इज द सोल ऑफ आर्ट, क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन से आइडिया लग गया है, समझ में आई बात, कि तुम अभी तक पूरा है बोल रहा है लेकिन पूरा नहीं है। इधर अभय यादव, एक्सप्रेशन इज द सोल ऑफ आर्ट, समझ में? एक्सप्रेशन से हमको बहुत कुछ दिखा देते हैं। थोड़ा बहुत कंप्लीट है कि थोड़ा बहुत करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो चेक करेंगे। चलो भाई ये वाले में कोई डाउट है तो बोलो फट से, ये वाले में कोई डाउट है किसी को, पीछे वालों? तुम लोगों को समझ में आया ना, समझा कि नहीं भाई? आप लिख लोगे ना इसको, जब कोई वस्तु, फिर से वही बताना, मुझे पता था 3 4 4 जब तक नहीं करूँगा तब तक यहाँ नहीं है। देखो इसलिए तो बिना कहे 3 4 4 कर देता हूँ, रोटावेटर लगा के। आगे देखो अभी जब कोई वस्तु, अभी भिनभिनाओ नहीं, तुम नहीं सुधरेगा। देखो जब कोई वस्तु अनंत पर किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने रखी हो, जब कोई वस्तु अनंत पर उत्तल दर्पण के सामने रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर अत्यंत छोटा, आभासी और सीधा बनता है। क्या बात समझ में आया? तुम सब समझ रहे हो कि नहीं जी? फिर भाई खत्म करते हैं इसको, बस करें ना, दिख रहा है। अरे भाई साहब बड़ी खूंखार ही है। चलो भाई दूसरा, आप चले इस पे, दूसरे वाले पे।
मतलब लिखने में दिक्कत हमें नहीं, तुम लिखो, बट यार इतना तो छोटा सा वर्ड है, इसको ध्यान से क्या हो गया तारीफ है को कोई बात नहीं, जाने दो भाई। अच्छी बात तो ये है कि हर से तो पूछ के लिख रहा है, उसके बगलियों में तो वो नहीं कर रहा है, आनंद लिख रहा है, उसको याद भी हुआ होगा। सही बता रहा तो जाने। चलो भाई देखते हैं ये बता देता है कि नहीं। चलो खड़े हो, चलो बताओ। नहीं हर से तो तुम नहीं भाई, अरे यार तुम स्मार्ट बॉय है, एकदम स्मार्ट तुम लगता है, तुम खड़ा हो जा। चलो बताओ, हर से तो बता दो, चलो बताओ। नहीं बता पाएगा इसलिए तो बोल ही रहते हैं। देखो बैठे तो सब लोग क्लास में हैं, लेकिन किसका कितना परसेंट माइंड यहाँ पे वो सबसे मायने रखता है ना। चलो कोई बात। दूसरा क्या है, जब कोई वस्तु अनंत के नहीं, कहाँ पे होगी अब वो एक इसको अनंत क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस। और जब क्या होगी फाइनाइट डिस्टेंस होगी। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच में, मतलब क्या। अब देखो भाई ध्यान समझ लो, दूसरा केस बस है। जब कोई वस्तु कहाँ होगी, अनंत तथा किसके बीच में, ध्रुव के बीच में। यूपी होगा, यफ होगा, सी होगा, इधर अनंत होगा। क्या लिखोगे, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। अब भाई तुम फ्री हो, कहीं पे भी रख दो, इनके बीच में कहीं पे भी, अनंत और इसके बीच मतलब इसी को होना चाहिए, तो कहीं पे भी जब रखोगे ना। अब तुम लोग बताओ, अनंत पे था तो कहाँ बना था आपका पहला प्रतिबिंब बना, अरे सॉरी फोकस में बना था प्रतिबिंब। अब तुम लोग बताओ कि अगर वो आगे आएगा तो धीरे पीछे कहाँ भागेगा, आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा तो पीछे जाएगा। तो बताओ कहाँ आएगा, सर आगे आएगा। जब कोई वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे। पीछे तो बन ही रहा है, कहाँ बनेगा ये बताओ। अब बोलो, अरे उससे लॉजिक बनाओ, बोलो बोलो कहाँ बनेगा, कोई बताए। फोकस और बताओ भाई, पीछे वाला कृष्णा जी कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के, बहुत पोल और फोकस के बीच में। देखो ये अगर नहीं भी समझ में आए एक बार फिर तो तुम कॉमन सेंस लगा लो कि हम लोग पीछे जो 6 पेज पढ़ गए, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पजरे आएगा वस्तु का क्या होगा, साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ाने के लिए पास आना पड़ेगा। तो देखो हमने इसको कहाँ रखा, जैसे अनंत पे रखा था, तो ये कहाँ बना था, फोकस पे। अब अनंत और इसके बीच में थोड़ा पास आया ना, तो जब इधर आएगा तो इसके बीच में कहीं बन जाएगा। अब आपको पता है कोई भी केस ले लो, अरे कोई भी दूर किरण आरेख का ले लो, मान लो हमने यहाँ पे रख लिया भाई वस्तु को यहाँ रख दिया, ये वस्तु है। अच्छा ये बताओ वो अत्यंत छोटा था, दी क्या होगा, छोटा या अत्यंत छोटा, छोटा। तो भेज भाई, भेजते हैं हर्ष को, गया हर्ष और मिल गया हर्ष। दूसरा का ऐसे जाएगा, इनसे छोटा बन गया। कहाँ बना, पीछे बना, सीधा बना, आभासी बना, और इनसे क्या बना, छोटा बना। ये क्या है आपका प्रतिबिंब, और ये क्या है, वस्तु। समझ में आई बात। बोलेंगे क्या, जब कोई वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या बड़ा हो गया, जब कोई वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में उत्तल दर्पण के सामने रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच में सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। इस प्रकार हमारा दोनों खत्म हो गया, अवतल उत्तल दर्पण का क्या, इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें कोई डाउट है तो आप बोल दो, और नहीं तो फिर आगे वाले टॉपिक को खरीदो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है किसी को, तो ये कंप्लीट हो गया। अब सुनो,
कल वाली क्लास में जब आप आओगे तो जो लोग आज नहीं करके आए तो वो और ये दोनों करके आएंगे, जो करके आएंगे तो ये दो को बस करके आएंगे। फिर से समझिए, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो, अनंत कहाँ होता है इसकी इधर, ध्रुव इसके बीच रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। क्या समझे? एक बार और इसको आप लोग कर लेंगे, अब पढ़ेंगे अगली क्लास में।